प्रिय विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। आप सबका पुनः स्वागत है आज की वीडियो में। आज कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय की जो पुस्तक है आपकी आर्थिक विकास की समझ, उसका जो पहला पार्ट है विकास, उस पाठ के महत्वपूर्ण तथ्यों को आज लेकर आया हूं, क्योंकि इन महत्वपूर्ण तथ्यों से ही आपके जो छोटे छोटे प्रश्न यानी कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहते हैं वो इनसे पूछे जाएंगे। तो आप इनकी अच्छे से तैयारी कर लें और मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो देखने के बाद आपको यह सब याद भी हो जाएंगे और आप किसी भी प्रकार का वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो, चाहे वो विकल्प में हो, सत्य सत्य में हो या सही जोड़ी मिलान में या एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देने का, आप उन उत्तर को अच्छे से करके आएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम विकास यानी आपके जो पाठ का नाम है विकास, मतलब होता है प्रगति करना। इसके कई पहलू हैं। कोई व्यक्ति अपनी आय को अधिक करना चाहता है, जैसे किसी की आय ज़्यादा हो जाती है, अधिक होती है तो विकास समझता है। तो कोई व्यक्ति शिक्षा का स्तर बढ़ने पर विकास समझता है। कोई व्यक्ति स्वास्थ्य की दृष्टि से जो अच्छा रहे तो वह विकास समझता है। ऐसे ही विकास के कई पहलू हैं जिनके बारे में लोगों की अलग अलग धारणाएं भी हैं, अलग अलग विचार हैं। अर्थात विकास सभी लोगों के लिए अलग अलग धारणाओं वाला हो सकता है। आगे हम सरल शब्दों में इसकी बात करेंगे कि व्यक्ति अपनी आय अधिक करना ही विकास समझता है। अधिकांश लोग अपनी जो आय है, अगर आय अधिक हो जाती है, जिसकी आय अधिक होती है उसे ही विकास समझते हैं। परंतु किसी भी तरह से जो ज़्यादा आय चाहने के अतिरिक्त भी जब किसी व्यक्ति की आय अधिक होती है तो फिर आय के साथ वो क्या करता है, लोग बराबरी का व्यवहार पसंद करते हैं, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों के साथ आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। मतलब आय भी ज़रूरी है, लेकिन आय के साथ साथ और भी व्यवहार ज़रूरी है, जैसे बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। अब हम बात करते हैं जो देशों की तुलना की जाती है कि कौन सा देश विकसित है, कौन सा विकासशील है। तो इसकी तुलना करने का सबसे जो महत्वपूर्ण साधन है, महत्वपूर्ण विशिष्टता है, वह आय है। यानी देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता समझी जाती है। सामान्यतः किसी देश का विकास निर्धारित करने के लिए वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता का स्तर और लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति को ध्यान में रखा जाता है। यानी प्रश्न पूछा जाए कि देशों की जो विकास की स्थिति पता करने के लिए किन किन मापदंडों का पालन किया जाता है, तो वहाँ पर मुख्य रूप से क्या करते हैं, प्रति व्यक्ति आय को देखते हैं, औसत साक्षरता का स्तर और लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति को ध्यान में रखा जाता है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। यानी जो औसत आय होती है उसे क्या किस नाम से भी जानते हैं, प्रति व्यक्ति आय के नाम से जानते हैं। इसे कैसे याद करते हैं, औसत आय को निकालने के लिए देश की कुल आय में, यानी किसी भी देश की हमें औसत आय निकालना है तो देश की कुल आय में देश की जनसंख्या का भाग देकर औसत आय निकल आती है। आगे देखते हैं कि विश्व बैंक के अनुसार सन 2019 में जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय 49,300 यूएस डॉलर प्रति वर्ष है, वे विकसित देश, यानी विकसित देश कौन से माने जाएंगे विश्व बैंक के अनुसार, जिनकी प्रति व्यक्ति आय 49,300 यूएस डॉलर प्रति वर्ष है, वे तो विकसित देश माने जाएंगे। और जिनकी प्रति व्यक्ति आय 2,500 यूएस डॉलर प्रति वर्ष या उससे कम है, उन्हें निम्न आय वाला देश कहा गया है। तो आप इन आंकड़ों को थोड़ा याद कर लीजिए, ध्यान रख लीजिए। भारत किस श्रेणी में आता है, इसको देखते हैं। भारत मध्य आय के देशों में आता है, क्योंकि भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वह वर्ष 2019 में 6,700 यूएस डॉलर प्रति वर्ष थी। यानी यहाँ की जो 2019 की आय है ना, प्रति व्यक्ति आय, वो कितनी थी, 6,700 यूएस डॉलर। तो भारत आता है मध्य आय वर्ग की श्रेणी में। बात करते हैं शिशु मृत्यु दर की। क्या होती है शिशु मृत्यु दर? किसी वर्ष में पैदा हुए, यानी जिनका जन्म होता है, 1,000 बच्चे जो जन्म लेते हैं किसी वर्ष में, तो उनमें से 1 वर्ष की आयु के पहले ही जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनका अनुपात क्या कहलाती है, शिशु मृत्यु दर। इसे अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं कि शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में पैदा हुए 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु के पहले ही मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाती है। वह क्या है, शिशु मृत्यु दर। आगे देखते हैं, वर्ष 2018 के अनुसार केरल में शिशु मृत्यु दर प्रति 1,000 7 है, जबकि बिहार की प्रति 1,000 32 है। यानी अगर हम शिशु मृत्यु दर की बात करें तो सबसे
कम जो है हमारे देश में वह केरल राज्य की है और सबसे अधिक जो है बिहार की है, प्रति 1032 है। आगे, केरल में शिशु मृत्यु दर कम है। क्यों कम है? क्योंकि वहाँ पर शिक्षा की, स्वास्थ्य की और आधारभूत सुविधाओं की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है। इस कारण से केरल में शिशु मृत्यु दर कम है। बात करते हैं साक्षरता की। तो साक्षरता दर क्या होती है? 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात ही साक्षरता दर कहलाती है। यानी 7 साल या उससे अधिक आयु के जो लोग हैं, देश में निवास कर रहे हैं, उनका साक्षर जनसंख्या का अनुपात ही साक्षरता दर कहलाती है। आगे देखते हैं, वर्ष 2017-18 में 96% साक्षरता के साथ भारत में केरल राज्य का साक्षरता में प्रथम स्थान है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा साक्षरता किस राज्य की है, तो हमें उत्तर देना है केरल राज्य की साक्षरता कितनी प्रतिशत है वहाँ की? 96%। अगला प्रश्न है इसमें है कि अगला तथ्य है कि निवल उपस्थिति अनुपात क्या है। तो 14 से 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले बच्चों का उसी आयु वर्ग के बच्चों के साथ प्रतिशत निवल उपस्थिति अनुपात कहलाता है। यानी हमें जो 14 से 15 वर्ष की आयु के बच्चे हैं, जो स्कूल जाने वाले बच्चे, और उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ जो प्रतिशत निकलेगा वही निवल उपस्थिति अनुपात कहलाता है। मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। ये प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि मानव विकास रिपोर्ट किस प्रकार से तैयार होती है, कौन कौन से मानक हैं। तो उसमें देखा जाता है लोगों का शैक्षिक स्तर, मतलब शिक्षा को, स्वास्थ्य को और प्रति व्यक्ति आय को आधार मानकर मानव विकास रिपोर्ट की तुलना की जाती है। आगे, जन्म के समय संभावित आयु, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, व्यक्ति की जन्म के समय औसत आयु की संभावना दर्शाती है और इसे हम प्रत्याशित आयु भी कहते हैं। भारत की जन्म के समय संभावित आयु 68.8 वर्ष थी, जो कि हमारी जो पुस्तक है उसमें 2019 वर्ष के हिसाब से बताई गई है कि भारत की जो संभावित आयु, प्रत्याशित आयु कितनी है? 68.8 वर्ष। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो मानव विकास रिपोर्ट UNDP के द्वारा तैयार की जाती है, जारी की जाती है। आगे, मानव विकास के लिहाज से भारत के कौन सा जो पड़ोसी राज्य है उसकी स्थिति भारत से अच्छी है? ये प्रश्न आपका पुस्तक में है। तो इसका सही उत्तर है आपका जो श्रीलंका है, वह श्रीलंका ही मानव विकास के लिहाज से भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं उनमें भारत से अच्छी स्थिति में कौन है? श्रीलंका। मानव विकास में भारत में केरल राज्य की स्थिति सबसे अच्छी है। अगर हम बात करें देशों की, पड़ोसी देशों की, तो वहाँ पर श्रीलंका की स्थिति अच्छी बताएंगे। और इसी के साथ साथ यदि किसी राज्य की स्थिति पूछी जाए तो केरल राज्य की स्थिति सबसे अच्छी है। भूमिगत जल नवीनीकरण या नवीकरण संसाधन का उदाहरण है। जो भूमिगत जल होता है वह नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। अगर आपसे पूछा जाए कि नवीकरणीय संसाधन बताइए, तो जो भूमिगत जल होता है वह नवीकरणीय संसाधन है। जबकि एक गैर नवीकरणीय संसाधन कौन सा होता है? जो कच्चे तेल होते हैं, जो हम जमीन से कच्चे तेल को निकालते हैं, वह एक गैर नवीकरणीय संसाधन है। समपोषणीय आर्थिक विकास का आशय है विकास अपना स्थान पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना प्राप्त करेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि समपोषणीय आर्थिक विकास क्या है, तो वह ऐसा विकास जो अपना स्थान विकास तो हो लेकिन पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना प्राप्त करे, वही कौन सा कहलाएगा? समपोषणीय आर्थिक विकास। विकास की धारणीयता तुलनात्मक स्तर पर ज्ञान का नया क्षेत्र है। जो विकास की धारणीयता एक नया क्षेत्र है जिसमें वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक मिलजुल कर इस पर कार्य कर रहे हैं। विकास या प्रगति, बच्चों, विकास या प्रगति का प्रश्न हमेशा चलने वाला प्रश्न है। हर वक्त हमें व्यक्तिगत स्तर पर और समाज के सदस्य होने के नाते यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं और हमारे लक्ष्य क्या हैं। इसलिए विकास पर बहस जारी रहेगी और ये चलती रहेगी क्योंकि आज जो विकास है वह आने वाले समय के लिए और दूसरी परिस्थितियां पैदा कर सकता है। इसलिए विकास के कई जो क्षेत्र हैं, कई मायने हैं, वो हमेशा बदलते रहेंगे।
आप सबने आज यहाँ वीडियो यहाँ तक देखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।